जी नमस्कार। आज की टॉपिक हम लोगों की है हृदय। और ध्यान रखेंगे, हृदय को मानव शरीर के वक्ष गुहा के बाएं तरफ स्थित रहता है और यह सबसे व्यस्त अंग माना जाता है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय होता है। 1 मिनट में 72 बार यह धड़कता है, यानी चलते रहता है, पंपिंग करते रहता है। और हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का काम इसी हृदय के द्वारा किया जाता है। अब रही बात, आपको थोड़ा समझने वाली चीज है यहाँ पर, जो प्रतियोगिता परीक्षा में आते रहता है। पहले समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन भी आपको करेंगे। तो जो हृदय है, इस हृदय के 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है। तो बाएं तरफ यहाँ पर वक्ष गुहा में हृदय होता है और इस हृदय को मूलतः 2 भाग में बांटते हैं, दायां और बायां। अभी दायां भाग भी पुनः 2 भाग में बढ़ जाता है, जिस कारण हृदय के 4 प्रकोष्ठ होते हैं। हृदय के 4 प्रकोष्ठ होते हैं, दायां अलिंद, दायां नीलय, बायां अलिंद और बायां नीलय, यानी राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 पार्ट इसके होते हैं। अब ये चारों पार्ट जो है मिलकर हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का काम करते हैं। अर्थात हमारे शरीर में ये 1 मिनट में 72 बार पूरे ब्लड को दौड़ा देते हैं। अब ध्यान रखेंगे, इस ब्लड सर्कुलेटरी में जो हमारा हृदय होता है, इसको समझेंगे। इसमें वाहक का मुख्य भूमिका निभाता है धमनी और सीरा। धमनी जो होता है उसको हम लोग ऑर्टरीज कहते हैं और सीरा को हम लोग वेन कहते हैं। सीरा को वेन कहते हैं और धमनी को ऑर्टरीज कहते हैं। धमनी जो है अंदर से जाता है, यानी मांसपेशियों के अंदर से, ठीक हड्डी के ऊपर से हमारे शरीर में वो जाता है। और ये ऊपर की जो नसें दिखाई पड़ती है पतली पतली, जिसमें पानी वगैरह चढ़ाते हैं डॉक्टर लोग, ये वेन होता है। ये वेन जो है अशुद्ध रक्त को लेकर आता है हमारे हृदय तक और धमनी शुद्ध रक्त को लेकर जाता है, पूरे शरीर में फैलाता है। अब रहा कि ये जो धमनी है, जब हृदय से चलता है तो हृदय के पास ये मोटा होता है और जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाती है पतला होते जाता है। धमनी की दूरी जैसे जैसे हृदय से बढ़ती जाती है पतला होते जाता है, लेकिन सीरा की दूरी यानी वेन की दूरी बढ़ने से मोटाई और पतलाई में अंतर नहीं होता। आगे जो हमारी शिराएं होती है, उन शिराओं में बल्ब होते हैं, यानी ब्लड को वो आने देंगी। ब्लड हृदय के तरफ आएगा लेकिन उसे लौटने नहीं देते। और यही कारण है कि डॉक्टर जब सुई वगैरह देते हैं तो लोग हाथों को बांध देते हैं। अब बांधने से चूंकि धमनी से ब्लड जा रहा है और शिराओं से लौट रहा है, धमनी से अंदर अंदर जा रहा है और ऊपरी नसों से यानी शिराओं से वेन से रिटर्न हो रहा है। अब बंद कर देने के बाद वो बैक रिटर्न नहीं होता और मोटा हो जाता है, फूल जाता है, जिस कारण वेन दिखाई पड़ने लगता है। और फिर वैसी स्थिति में उसमें इंजेक्शन दे देते हैं या पानी वगैरह चढ़ाने के कार्य को करते हैं। तो ये आपको पता होगा कि ऊपरी भाग जो है हमारा, ये सीरा वाला नस होता है और आंतरिक अंदर से जो जाता है वो धमनी होता। ध्यान रखिएगा, नस अगर कट फट जाए तो ब्लड शरीर से पूरी तरह निकल सकता है, इसलिए नसों को जोड़ा नहीं जाता है, नसों को एक दूसरे में पाइप जैसा लगाकर बांधा जाता है। अगर नस को नहीं बांधा जाए तो वैसी स्थिति में व्यक्ति का सारा ब्लड निकल जाएगा। लेकिन आप देखे होंगे कि ट्रेन वगैरह से कटता है व्यक्ति, तो वैसी स्थिति में उसके ब्लड नहीं निकल पाते जब पूरी कट जाए। तो कारण है कि प्रेशर से उसकी जो धमनी है और सीरा है दोनों दब जाते हैं, बंद हो जाता है। और वैसी स्थिति में वह अंग जो है आपका पूरी तरह दबा रहता है और उतने प्रेशर को सह लेता है, लेकिन नहीं सह पाता तो व्यक्ति के स्पॉट डेथ भी हो जाती है। सारा ब्लड एक ही बार निकल जाएगा, आपको पता होगा। लेकिन वहां नहीं जाएंगे, हम पहले ब्लड सर्कुलेटरी और हृदय की बात कहेंगे। ध्यान रखेंगे, हमारा जो राइट ऑरिकल है यानी दाहिना अलिंद है, ये दाहिना अलिंद अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है।
ये जो हमारी नसें हैं, वेन है, ये अशुद्ध रक्त को लेकर हमारे और दायां अलिंद के पास, राइट ऑरिकल के पास चली आती है, और राइट ऑरिकल उसको करता क्या है, धीरे से फेफड़े को दे देता है, और फेफड़ा क्या करता है, उसको नीचे भेज देता है अलिंद में, नीले में, और वहां से फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। और फिर जब वो हम श्वसन लेते हैं, फेफड़े में हमारा ऑक्सीजन पहुंचता तो ऐसे वायुमंडल की सारी हवाएं, अब जो हवा घुली हो वो सब चली गई। अब हमारे श्वसन में 20.8% ही ऑक्सीजन पहुंचता है, और जब ऑक्सीजन उतना गया, बाकी सभी 78% नाइट्रोजन गया आपको, जो वायुमंडल में जितनी हवाएं हैं वो सब हमारे लंग्स तक पहुंचती है, फेफड़े तक पहुंचती है। और उस लंग्स पर पहुंचने पर हमारे लंग्स के आंतरिक भागों में, जैसे कटहर के ऊपर छिलका होता है, वैसे ही उसमें जो है एल्यूली होता है। 30 से 40 करोड़ हमारे फेफड़े के आंतरिक भाग में रक्त कोशिकाएं होती है, 30 से 40 करोड़। ये कोरोना में जो है वही जो है उनके कोरोना वायरस के कारण जाम हो जाता है, कफ प्रकार के निर्माण हो जाता है, श्वसन में बाधा आने लगती है, बॉडी को ऑक्सीजन की पूर्ति कम होने लगते हैं, व्यक्ति अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है, स्ट्रोक टाइप के हो जाते हैं, वो गिर जाता है, और इस प्रकार से उनको दम फूलने लगते हैं, जल्दी जल्दी सांसें आने लगती है, और वो खांस कर जर्क कर के और उस एल्यूली को साफ करने का प्रयास करता है, रक्त कोशिकाओं को, जिससे पूरे ऑक्सीजन उसको मिल सके। लेकिन वह जो आपका वायरस है वह ऐसा होने नहीं देता और निरंतर अपनी संख्या को बढ़ाता है, और वैसी स्थिति में समय से उनको ऑक्सीजन नहीं दिया गया, या नशा गुहा या फिर अन्य श्वसन यंग नहीं लगाए गए, तो उनको निश्चित ही परेशानी हो सकती है, और हो सकता है कि दम तोड़ भी दे। और बहुत लोग जो इनके फेफड़े कमजोर हो चुके हैं, चाहे छोटे बच्चे हो या वृद्ध हो, उनके लिए, या अन्य रोगों से रोगग्रस्त लोग हो, उनके अंदर जो है ये कोरोना ज्यादा क्षति पहुंचा रहा है, और डेथ रेट उन्हीं का ज्यादा है। जिनके फेफड़े मजबूत है उनमें जो है थोड़ा सहन शक्ति है, और फिर समय से इलाज हो रहा है, तो वे लोग कुछ बच भी रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो वही 30 से 40 करोड़ जो एल्यूली होता है, जो वायुमंडलीय हवाओं को लेता है, वायु के मिश्रण को लेता है, उसमें हेमोग्लोबिन रहता है, उसके मुंह में हेमोग्लोबिन रहता है, और हेमोग्लोबिन में हेमेटाइट से, वो ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है ब्लड, वो ऑक्सीजन को लेकर रिएक्शन करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन में बदल जाता है, और वही हेमोग्लोबिन मुंह बंद कर लिया, और अंदर से वो आ गया आपके लंग्स के पास। अब वो लंग्स करता क्या है, धीरे से ऑक्सी हेमोग्लोबिन को शिफ्ट कर देता है बायां अलिंद के पास। अब बायां अलिंद यानी लेफ्ट जो है ऑरिकल, उसको धीरे से शिफ्ट कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, यानी बायां नीले के पास। और बायां नीले चूंकि किडनी भी फिल्टर कर रहा होता है ब्लड के अशुद्धियों को, अतः वहां से शुद्ध ब्लड को दे दिया, तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन धमनी में चला गया, आंतरिक नसों में, जिसको हम लोग बोलते हैं धमनी, आर्टरी, और वो उसे लेकर एकदम पूरे शरीर में लेकर गया, हाथों में गया, पैरों में गया, सारे शरीर में फैलाया, और फिर उस ब्लड में जो ऑक्सीजन गए वो हमारे अन्य छोटे छोटे रक्त तंतुओं से पूरे शरीर में फैल गए, और हमारे जो ऊर्जा का दहन है उसमें वो ऑक्सीजन प्रयोग हुआ। लेकिन आपको पता होगा कि ऑक्सीजन दहन में सहयोग करता है, ऑक्सीजन स्वयं जलता नहीं है। तो वैसी स्थिति में वह कार्बन को अपने साथ लेकर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य अशुद्धियां उस सिराओं के माध्यम से, यानी वेन के माध्यम से हमारे राइट हृदय में आ जाता है, और दाहिने ऑरिकल में आने के बाद फिर लंग्स तक जाता है, और निश्वसन से हम CO2 को बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरीके से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। फिर वैसी स्थिति में हम ऑक्सीजन लिए, और वह ऑक्सीजन फिर हमारे ऑक्सी हेमोग्लोबिन से मिला, और फिर हमारा आ गया राइट हृदय के पास, यहां से शुद्ध रक्त चला गया लेफ्ट हृदय के पास, और लेफ्ट जो है ऑरिकल लेफ्ट आपके वेंट्रिकल के पास भेज देता है, बायां नीले के पास,
अब बायां नीले फिर आपके आर्टरीज के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में भेज देते हैं और पूरे शरीर से हमारा वेन जो है फिर उन अशुद्ध रक्त को या कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध रक्त को लेकर लंग्स तक आ जाता है, जिससे CO2 बाहर हो जाते हैं और इस प्रकार अन्य बचे ब्लड को किडनी फिल्टर कर देता है और इस तरीके से हमारा हृदय का कार्य है। अब ध्यान रखेंगे, हमारे हृदय के 4 प्रकोष्ठ में से सबसे ज्यादा मजबूत लेफ्ट नीले यानी बायां नीले लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। उनकी परतें बहुत मोटी होती क्योंकि वही पंपिंग करके ढकेलता है ब्लड को। अगर पंप करके ब्लड को वो न ढकेले तो हमारा ब्लड पूरे शरीर में नहीं जाए। इसलिए पूछे कि हृदय के 4 प्रकोष्ठ में सबसे मजबूत प्रकोष्ठ कौन से होते हैं या सबसे मोटी परतें किस हृदय की भाग की होती है, तो आपका सीधा सा उत्तर होना चाहिए कि बायां नीले का या लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो निश्चित ही रूप से आपका उत्तर सही होगा। अब यहां पर हम देखेंगे कि हमारे हृदय में जब खराबी आ जाती है, किसी ढंग से धमनी में कोलेस्ट्रॉल हो गया या फिर वेन में कोलेस्ट्रॉल हो गया या आपके हृदय में ही उसके पंपिंग में जो एकदम घूम रहा है ऐसे ऐसे, उसमें किसी प्रकार का अगर कोलेस्ट्रॉल हो गया तो हृदय के पंपिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। और ध्यान रखिएगा, एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। एक जमने वाला तेल होता है और एक नहीं जमने वाला तेल होता है। तो जो हम घी खाते हैं या डलडा खाते हैं या पाम ऑयल खाते हैं, ये सब जमने वाला है और ये जो जमने वाला है वो हमारे बॉडी में आसानी से कहीं ना कहीं जम जाता है। और जब वो जम जाता है तो जैसे नाला में घास पात जम जाए तो वैसी स्थिति में ब्लड का पानी का बहाव नहीं होगा, वैसे ही हमारे नसों में कहीं भी अगर कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो वैसी स्थिति में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता और ब्लड के सर्कुलेशन न होने से प्रेशर बढ़ जाता है, हृदय पर जोर पड़ता है और वैसी स्थिति में यहाँ दर्द होने लगता है। और ये दर्द अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो समझ सकते हैं हृदयघात की संभावना हो जाती है, जिसको इनिशियल स्टेज में हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से जांचते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी देखे होंगे अलग अलग नसों में और यहाँ पंपिंग में देखता है कि बाधा कहाँ आ रही है और फिर जांचता है। इस जांच के बाद हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। फिर आपको अनेक ग्राफी मशीन है जिससे जांचा जाता है और फिर उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ब्लड को पतला किया जाता है, एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन दिए जाते हैं, न होने पर फिर वेन को जो है सफाई किया जाता है, कई बार नसों को काट के निकाल ही दिया जाता है। अगर वो पंपिंग मशीन खराब हो जाते हैं तो हृदय में पेस मेकर लगाया जाता है, पेस मेकर। और अभी तो मेडिकर एक आया हुआ है, वो खटमल वाली दवा नहीं, मेडिकर जो है ऑलरेडी आपके प्लास्टिक का बना हुआ पूरा एक हृदय है, न केवल जनरेटर है, और पूरे हार्ट को अलग करके रखा जा सकता है और नए हार्ट लगाए जा सकते हैं। तो पेसमेकर से 12 साल तक लोग जीवित रहता है, लेकिन ये मेडिकर जो आया है इससे बार बार अगर बदला जाए तो व्यक्ति 2-3 बार ऑपरेट किया जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है। अब ध्यान देंगे कि हमारा हृदय का जो पंपिंग है ये अगर हम जहरीला पदार्थ कर लेते हैं तो देखिए अगर ऐसे ये पंप कर रहा है इतना पर, अगर हम नशा कर ले या जहरीला पदार्थ खा ले तो ये धीरे धीरे पंप करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करने पर जैसे सांप वगैरह काट लेते हैं तो ध्यान रखिएगा वैसी स्थिति में हृदय के पंप ही धीरे धीरे होते हैं। व्यक्ति नींद की महसूस करता है, गांजा पी ले, दारू पी ले, तारी पी ले, तो वैसी स्थिति में व्यक्ति को जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रभावित होने लगते हैं और नींद आने लगती है। लेकिन वही यदि मान लीजिए कि अगर, तो इसको हम कहेंगे आपका हृदय जो है बिल्कुल स्लो चलना, इसमें शांतचित्तता आती है। और यही अगर इस स्पीड से ऐसे 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 बहुत ज्यादा हो तो उसे पसीना आने लगता है, ये आपका दोनों स्ट्रोक माने जाते हैं और मानव शरीर के लिए दोनों हानिकारक है। कई लोगों को एकदम हृदयघात में आसानी से वो सोते चला जाता है, उसको पंपिंग करके इनिशियल स्टेज में हम कुछ रिलैक्स दे सकते हैं, हालांकि प्रशिक्षित हृदय डॉक्टर ही दे। और यदि उसे ज़्यादा बढ़ गया है तो उसकी थोड़ी सी ऊंचाई ऐसे तिरछे कर दीजिए और तब यथाशीघ्र अच्छे हृदय रोगी के पास ले जाइए, हम उसे बचा सकते हैं। उसका इलाज अभी तक संभव है और हमारे बहुत से चिकित्सक इसमें निपुणता अर्जित कर लिए। अब रही बात आपको कि हमारे पहले हृदय
में ध्यान रखेंगे लब, उसमें ध्वनि जो आती है उसको लब कहते हैं, LUBB लब। ठीक इसी ढंग से द्वितीय हृदय ध्वनि जो आता है उसको डप कहते हैं, DUP डप कहा जाता है। हमारे हृदय का जो प्रेरणा है यह शिरा अलिंद गांठ द्वारा होता है, और शिरा अलिंद गांठ जो है इसको आसानी से प्रेरक का काम करता है। यही प्रेरक अगर कमजोर पड़ जाता है तो हम लोग पेसमेकर अलग से बना हुआ हृदय को लगाते हैं। हृदय के संकुचन से धमनियों के दीवारों पर दबाव पड़ता है, हृदय के संकुचन से धमनियों के दीवारों पर दबाव पड़ता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, रक्त दाब कहते हैं। अब इसे संकुचन और शिथिलन दोनों की क्रिया होती है। ध्यान रखेंगे जब शिथिलन और संकुचन की क्रिया होती है तो यही आपका ब्लड प्रेशर का आंकड़ा देता है, और इस तरीके से हम आसानी से ब्लड प्रेशर निकाल लेते हैं। ध्यान रखेंगे हमारे ब्लड में जो है हेमोग्लोबिन की मात्रा होती है, यानी हेमोग्लोबिन यानी हेमेटाइट यानी लोहा। और जब हम यहाँ मोबाइल रखते हैं तो वैसी स्थिति में मोबाइल में मैग्नेट रहता है, और वो मैग्नेट जो है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को आकर्षित करके ध्वनि तरंग में बदलता है। बहुत सारी मशीनें लगी रहती है। वही मैग्नेट जब यहाँ रहेगा तो निश्चित ही हमारे हृदय के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को आकर्षित करेगा, क्योंकि उसमें हेमेटाइट है, और हेमेटाइट चूंकि लोहा का ही एक अपरूप है, आकर्षित करेगा तो यहाँ हल्का पेन होगा। तो ये जो नया जितने भी मोबाइल निकले हुए हैं वो फोन छोड़ दीजिए, जो बेस फोन होता है लैंडलाइन, उसको प्रयोग करेंगे तो साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है। लेकिन ये जो मोबाइल हम लोग प्रयोग कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फिर आपको बदला जाता है ध्वनि तरंगों में या प्रकाश तरंगों में, और वैसको बदलने में मैग्नेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः वह मैग्नेट हमारे पॉकेट में मोबाइल रखने से हृदय पर प्रभाव डालता है। ध्यान रखेंगे पेशियों में उपस्थित श्वसन के वर्णिक जो होते हैं जिसको मायोग्लोबिन कहा जाता है, मायोग्लोबिन कहा जाता है। जब हम नींद की स्थिति में आते हैं तो छोटे बच्चों में आपको शायद पता होगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़ जाता है। हम भी सोते हैं तो कई लोग जो 40 साल से कम उम्र के होते हैं उनका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, लेकिन उसके ऊपर जाने के बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रभाव पड़ता है, कमी आ जाती है। यहाँ तक कि यदि हम निद्रा के समय होते हैं तो आरबीसी की संख्या भी 5% कम हो जाती है। ये परीक्षा में आया हुआ है कि हम निद्रा में होंगे तो आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है। ध्यान रखेंगे यदि हमारे ब्लड में आरबीसी की मात्रा ज्यादा घटने लगी तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। और ध्यान रखिएगा अगर ल्यूकेमिया हो गया हमारे ब्लड में, यानी कि WBC का फॉर्मेशन अनकंट्रोल्ड होने लगा, तो इसको हम कैंसर भी कहते हैं, ब्लड कैंसर। WBC अनकंट्रोल्ड भी नहीं होना चाहिए, और WBC ज्यादा बनना कैंसर है, और WBC कम बनना या न बनना ये एड्स हो जाता है। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है, कैंसर तो खैर ऐसे हो सकता है, एड्स के लिए आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होना चाहिए, और ये वायरस के कारण होता है, संक्रामक रोग है, HIV-1 HIV-2 इत्यादि के कारण एड्स होते हैं। लेकिन ब्लड के सिस्टम से कैंसर डेवलप हो सकता है। अब रहा रुधिर के स्कंदन, जो ब्लड क्लॉटिंग है, ये सामान्य मानव में 2 से 8 मिनट के बीच होना चाहिए। अगर इसे कम है तो इसे हम लोग रक्त का थक्का न जमना, ये कई बार वंशानुगत रोग हो जाता है, और कई बार विटामिन के की कमी से भी हो जाता है। अगर वंशानुगत है तो इसे हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं, और अगर वंशानुगत नहीं है तो विटामिन के की कमी कहते हैं। तो इस तरीके से 2 से 8 मिनट के अंदर ब्लड को एट एनी हाउस जमना ही चाहिए। ध्यान रखेंगे बाएं नीले की जो परत होती है, भीति होती है, बहुत मोटी होती है, और उसके पीछे वही कारण है कि उसको बहुत ज़्यादा पंपिंग करके प्रेशर डालकर और ब्लड को पूरे शरीर में भेजना पड़ता है।
तो इस तरीके से हमारा यह 20 मिनट का जो आपका क्लास है निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। बाकी आप हमारे YouTube चैनल को भी देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो वैसी स्थिति में फ्री में लाइव चलाएंगे हम लोग पूरी कक्षा को। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।